Good morning. Let's learn about crop production and its management. हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। और आज का टॉपिक है हमारा क्रॉप्स रिलेटेड। ठीक है, सो द टॉपिक इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। दिस इज चैप्टर नंबर 1 गिवन इन क्लास 8th साइंस बुक। So let's see what are the various topics that we are going to discuss on this or under this chapter. So the various topics are: what is crop? What are the various types of crops? What are the agriculture practices? Means farmers जो है जब वो crop grow करते हैं तो what are the various steps they take so that जो उनकी crop है वो अच्छी आए, because a good crop only give you good grains. ठीक, चलो और नेक्स्ट पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स क्या थे बच्चों और मॉडर्न मेथड्स क्या थे फार्मिंग के, फाइन, और इरिगेशन के। नेक्स्ट we will do, that is the last one, we will do some of the important questions which are based on this chapter that will help you to evaluate how much you understood from the chapter. ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले। what is crop? So bring your notebooks fast और मेरे साथ बैठ के नोट्स बनाओ। ठीक है, so let's see what do you mean by the word crop और what is a crop और what are crops. ठीक, so the answer is वो plants or वो plant of the same kind that are grown and cultivated as a source of food in a large cultivatable land is called a crop. Crop means कोई एक पेड़ उगाना is not a crop. Crop means growing the plant on a large scale. और कैसी land? जो कि cultivable land हो. Cultivable means which can grow, where things can grow. Like you must have seen there are certain lands जहाँ पे फार्मर्स ग्रो नहीं करते, दे कॉल अस बैरन हो गई हैं, मतलब वहां न्यूट्रिएंट्स जो है उस सॉइल में कम है, तो ऐसी सॉइल को फार्मर्स दे डू नॉट यूज फॉर कल्टिवेशन. सो कल्टिवेबल लैंड इज दैट लैंड बच्चों विच इज रिच इन ह्यूमस, विच इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स. फाइन, सो व्हाट डू मीन बाय क्रॉप? वी हैव जस्ट सीन सेम काइंड. अगर गेहूं की खेती है तो सारे गेहूं उगेंगे. फाइन, लेट्स सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. सो रबी की फसल होती है, खरीफ होती है और एक और फसल होती है जिसे हम कहते हैं जैद. ठीक, सो रबी मीन्स जनरली रबी को हम कहते हैं गेहूं. फाइन, तो रबी इट इज नॉट ओनली गेहूं बच्चों, इट इज ग्राम, पी, मस्टर्ड. मस्टर्ड मतलब जो सरसों का तेल होता है बच्चों वो. ठीक है, ग्राम, चना, चने की खेती. ठीक है, सो दिस इज नोन एज रबी. रबी कब हम ग्रो करते हैं? अक्टूबर टू मार्च. एंड मार्च जो चल रहा है बेटा, नाउ दिस इज मार्च अप्रैल गोइंग ऑन, सो दिस इज अ हार्वेस्टिंग टाइम. लगाए से कब जाता है बच्चों? इसे लगाया जाता है विंटर्स आते हैं तब लगाया जाता है. और क्यों? क्योंकि जो रबी होता है, जो गेहूं होता है, उसको ग्रो होने के लिए क्या चाहिए? ओस. ठीक, एक अच्छा खासा ओस या फॉग चाहिए, देन इट ग्रोज. और इसका हार्वेस्टिंग टाइम क्या है? गर्मियां. गर्मियों में गेहूं हो जाता है ना. मस्टर्ड, कैन यू सी ऑल द एग्जाम्पल्स आर हियर, दे ऑल आर रबी. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट कम टू खरीफ. खरीफ इज जस्ट ऑपोजिट टू रबी. इसके लिए गर्मियां चाहिए और इसके लिए क्या चाहिए? बारिश. सो दे ग्रो. सो हाउ दे ग्रो और दे आर सोन इन रेनी सीजन. ठीक, क्यों? क्योंकि खरीफ मीन्स रिलेटेड टू राइस. ठीक, तो इसमें राइस को क्या चाहिए? बहुत सारा वाटर. सो दीज क्रॉप रिक्वायर स्पेशली रेनी सीजन. ठीक है, सो दीज टू आर द मेन क्रॉप. वन इज खरीफ, अदर इज रबी. ओके, अच्छा इसमें और क्या क्या होता है बच्चों? इसमें राइस होता है, मेज होता है. प्लीज सी ऑल दीज एग्जाम्पल आर गिवन. पैडी हो गया, पैडी मीन्स राइस, तो राइस हो गया, मेज हो गया, सोयाबीन हो गया बच्चों. ठीक है, सोयाबीन हो गया बच्चों. ठीक, और ग्राउंडनट्स हो गए, कॉटन हो गया. सो दीज ऑल आर खरीफ क्रॉप. ठीक, सो कम टू द नेक्स्ट वन. ये भी एक तरह की क्रॉप है. जनरली दिस इज नॉट गिवन इन द बुक्स, मगर आई हैव गिवन दिस वन एज जैड क्रॉप कहते हैं ये. इसमें क्या होते हैं? सारे मेलन्स आते हैं. जैसे आपने देखा होगा जब विंटर से समर्स में स्विच करते हैं तो कुकम्बर हो गया, मस्क मेलन हो गया, वाटरमेलन हो गया. तो इन सारी क्रॉप्स को हम कहते हैं जैड क्रॉप्स. स्पेशली जैसे करेला हो गया, बिटर गार्ड. सो ये जो क्रॉप्स होती हैं जो स्पेशली क्या होती है? स्पेशली जो क्रीपर्स होते हैं. ठीक, इनमें ज्यादातर क्या आते हैं? क्रीपर्स. तो इन क्रॉप्स को हम कहते हैं जैड क्रॉप.
कब आती हैं? बारिश होने से पहले, ठीक है। दीज आर क्वाइट अवेलेबल, स्पेशली इन समर्स में बहुत आते हैं, ठीक। तो दे आर नोन एज ज़ैड। सो वी हैव लर्न 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप, वन इज रबी, अदर इज खरीफ एंड थर्ड इज ज़ैड क्रॉप। नाउ लेट्स सी, अगर मैं एक फार्मर हूँ, सोचो ये चैप्टर पढ़ने का बेस्ट तरीका है कि यू थिंक योरसेल्फ एज अ फार्मर। अगर मैं एक फार्मर हूँ एंड आई हैव अ पीस ऑफ लैंड, फाइन, और उस पीस ऑफ लैंड पे आई वांट टू ग्रो, तो व्हाट आर द वेरियस प्रैक्टिसेस आई विल डू? सो लेट्स सी द वेरियस प्रैक्टिसेस दैट द फार्मर और यू कैन अडॉप्ट सो दैट तुम्हारी क्रॉप जो हो वो रिच हो, फाइन। सो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट प्रैक्टिसेस। तो भाई सबने अपने आप को फार्मर समझ लिया है। चलो, इफ यू थॉट दैट यू आर अ फार्मर और यू आर अ गार्डनर और आपको अपना एक प्लांट लगाना है, तो आप क्या क्या करेंगे? सबसे पहले यू विल प्रिपेयर द सॉइल। व्हाट डू मीन बाय प्रिपरेशन? प्रिपरेशन मीन्स होता है बेटा सॉइल को तैयार करना। वाई सॉइल को तैयार करना? क्योंकि कई बार सॉइल बहुत हार्ड होती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते प्रॉपर, उसको सॉफ्ट करना पड़ता है। सो फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मीन्स मेकिंग द सॉइल सॉफ्ट। वाई? सो दैट जो प्लांट है उसकी रूट्स इजिली ब्रीथ कर सके। सो द फर्स्ट वन इज द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट इज सोइंग। सोइंग मीन्स आप सीड को डालेंगे, दैट इज कॉल्ड सोइंग। और स्प्रेडिंग द सीड, फाइन। नेक्स्ट इज आफ्टर स्प्रेडिंग द सीड व्हाट यू डू? यू गिव फूड। फूड में व्हाट इज द फूड ऑफ प्लांट? लाइक न्यूट्रिएंट्स। जैसे हमारी बॉडी को क्या चाहिए? वो वी नीड न्यूट्रिएंट्स टू गेट एनर्जी। सेम वे प्लांट ऑल्सो रिक्वायर न्यूट्रिएंट टू गेट एनर्जी, ठीक। तो वो कहाँ से लेंगे? सॉइल से। सो वी नीड टू एड न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। बेटा कभी कभी किसी बुक में ना फर्टिलाइजर्स की स्पेलिंग जो है it is ZER also correct and SER is also correct. See, both are correct. Fine. Next is irrigation means पानी देना, ठीक है, और giving water to the plants. Next is after that, अगर आपने देखा होगा, सपोज आप एक गमले में एक पौधा लगाओ, कुछ दिन बाद आप देखोगे उस गमले में पौधे के अलावा यू विल फाइंड मेनी अदर ग्रासेस, वो अपने आप उग जाते हैं। सो व्हाट यू डू? यू ट्रिम दैट और यू जस्ट अपरूट देम। व्हाई? क्योंकि जो भी आप न्यूट्रिएंट्स डालोगे बच्चों, तो प्लांट तो ले रहा है, बट उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा प्लांट है, अनवांटेड प्लांट, वो भी ले रहे हैं। सो रिमूव दोज अनवांटेड प्लांट, सो दैट अनवांटेड प्लांट विच एक्चुअली ग्रो विद योर मेन क्रॉप इज नोन एज वीड। तो हमें उस वीड को हटाना पड़ेगा, तो हम कुछ वीडिसाइड्स भी यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में भाई हमारी क्रॉप खड़ी हो गई, वो तैयार हो गई, ठीक। तो हम क्या करेंगे? हार्वेस्टिंग टाइम आ गया। जैसे अभी हार्वेस्टिंग टाइम क्या है? यस, हार्वेस्टिंग टाइम है रबी की फसल का, गेहूं कट रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, हार्वेस्ट होने के बाद में हमें अपने जो हमने हार्वेस्ट किया अपनी क्रॉप, उसे प्रॉपरली स्टोर करना है। क्यों? क्योंकि जो स्टोरेज टैंक्स होते हैं, क्यों? क्योंकि जो गोडाउन्स होते हैं जहां स्टोर किया जाता है, दैट शुड बी इन अ प्रॉपर वे। अदरवाइज क्या होगा? आपके ग्रेन्स खराब हो सकते हैं, उसमें पेस्ट लग सकते हैं, जैसे चूहे आ गए, स्क्विरल्स आ गई, वो आपके ग्रेन्स को खा लेंगे। सो storage should also be proper. So these are the various steps or agriculture practices we or the farmer do so that they can get a good crop. So let's see one by one in detail. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हम इसे याद करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? अगर याद करने का बेस्ट तरीका है बच्चों, सोचो कि तुम्हें अपने गमले में एक पौधा लगाना है, थिंक लाइक दैट। हाँ, सबसे पहले क्या करोगे भाई? प्लॉ करोगे ना अपने उस गमले को। क्यों प्लॉइंग करेंगे? ताकि जो मिट्टी है वो ऊपर नीचे हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर आपने क्या करा? सीड डाल दिया, ठीक। सीड डालने के बाद आपने थोड़ी खाद डाली और उसको मिक्स कर दिया। क्यों? क्योंकि सीड को अच्छे से न्यूट्रिशन मिल जाए। फिर क्या किया? आपने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। क्यों? सो दैट जो सीड है उसको थोड़ा वाटर भी मिल जाए, ठीक है। फिर आपने क्या किया? अनवांटेड प्लांट्स अगर निकल आए हैं तो उसको आपने निकाल दिया। फिर आपने क्या किया? जब आपका सुंदर सा पेड़ बन गया या निकल आया और उसमें फ्रूट्स लगे, तो आपने फ्रूट्स तोड़े और या तो उसको स्टोर किया या उसे खा लिया, ठीक। सो इन दिस वे यू कैन लर्न लाइक दीज प्रैक्टिसेस। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट वन, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सबसे पहला काम क्या होता है? सॉइल में जो ऊपर की मिट्टी है उसे तोड़ना। क्यों तोड़ना? सो दैट इट गेट लूजन। वाई टू लूजन? सो दैट द प्लांट कैन इजिली
एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स। मिट्टी अगर हार्ड होगी बच्चों तो रूट्स भी प्रॉपरली पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी। सेकेंडली, रूट्स कैन नॉट ब्रीथ एंड दे कैन नॉट टेक द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। सो इट इज मस्ट दैट वी शुड लूजन द सॉइल। हम घर पे भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ वीडिंग हुक, जिसे हम कहते हैं खुरपी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके अलावा क्या होते हैं आपको पता है ना, अर्थवॉर्म्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अर्थवॉर्म के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है बच्चों। देखो ये अर्थवॉर्म है ना, इसके पास स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, दिस इज नोन एज गिजार्ड। इसके थ्रू ये क्या करता है, अर्थवॉर्म्स जो होते हैं मिट्टी को पोरस बनाते हैं। पोरस मीन्स वो मिट्टी को नेचुरली लूज करते हैं, ठीक। तो उससे क्या होता है, उससे मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है। आपने देखा होगा जहां अर्थवॉर्म ज्यादा होते हैं बच्चों वहां मिट्टी लूज ज्यादा होती है। इसीलिए अर्थवॉर्म्स को कहते हैं फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। वाई? बिकॉज दे हेल्प द फार्मर इन लूजनिंग द सॉइल। और ये एक तरह का कल्चर है बच्चों जिसे हम कहते हैं वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर में अर्थवॉर्म को और डाला जाता है सो दैट जो आपकी सॉइल है वो लूज हो जाए। फाइन, so that is called vermi. Okay, so earthworm they can breathe and they can turn the top layer. Why top layer? Because top layer in the soil profile, पूरे सॉइल के प्रोफाइल में जो टॉप लेयर होता है बेटा, दैट इज ओनली यूज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड ह्यूमस। तो अर्थवॉर्म जितना ब्रीथ करेंगे वो आपकी टॉप लेयर को टर्न करेंगे ह्यूमस में। ह्यूमस इज पोरस, उसमें छोटे छोटे से छेद हो जाएंगे सो दैट द वाटर न्यूट्रिएंट कैन बी इजिली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, ठीक। अच्छा, कैसे करेंगे, चलो अब देखो, प्लॉइंग कहते हैं या टिलिंग कहते हैं। प्लॉइंग कैसे करते हैं, प्लॉइंग मीन्स होता है इट इज अ प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लॉइंग। नीचे की मिट्टी को ऊपर करना, ठीक है, इस तरह से मिक्स कर देना। तो कैसे करते हैं, एक ट्रेडिशनल वुडन प्लॉ है जिसे पहले यूज किया, जिसे पहले जो ह्यूमन बीइंग है वो हाथों से पकड़ के और पूरे अपने जो खेत होता था उसे प्लॉ करते थे, ठीक है। फिर थोड़े चेंजेस आए, फिर एनिमल्स की हेल्प ली गई, ऑक्स और ऑक्सन्स यूज किए गए प्लॉइंग के लिए। नाउ व्हाट इज व्हाट वी आर यूजिंग ट्रैक्टर्स में। अब जो प्लॉइंग मशीन्स आती हैं बच्चों वो क्या होते हैं, वो ट्रैक्टर में फिक्स हो जाती है एंड दैट इज यूज्ड फॉर प्लॉइंग एंड स्प्रेड। दिस इज नोन एज हो जो होता है, इसे वैसे तो इसे वीड्स हटाने, जो एक्स्ट्रा प्लांट होते हैं वो हटाने के लिए यूज किया जाता है, बट अर्लियर इट वाज आल्सो यूज्ड एज प्लॉइंग द सॉइल आल्सो, ठीक है। सो इट इज अ मॉडर्न डे कल्टिवेटर्स आर देयर। उन्हें हम प्लॉइंग मशीन्स ना कह के कहा जाता है कल्टीवेटर। कैन यू सी दिस डायग्राम? इन दिस डायग्राम कैन यू सी द फुल कल्टिवेटर मशीन इज देयर। दिस इज द मॉडर्न डे कल्टिवेटर। तो इसमें क्या होता है, कल्टिवेटर इज अटैच टू द ट्रैक्टर। कैन यू सी दिस? हाँ, और वो क्या करता है, सॉइल को लूज भी करता है। राइट डाउन, दे आर अटैच टू द ट्रैक्टर। उन्हें ट्रैक्टर से अटैच कर लेते हैं एंड दे वर्क फास्टर देन द ओल्डन प्लॉज, ठीक। So if you want to write these examples like earlier wooden plows, hoe and the modern cultivator are used to plow or to lose the soil and turning the soil and loosening the soil. That is the first method in the preparation of soil. So after preparation of the soil, next come to sowing. ठीक है, सब नोट्स बना रहे हो ना मेरे साथ? फाइन, गुड। सो सोइंग इज द सेकेंड स्टेप बच्चों। सोइंग क्या होता है, सीड डालना, ठीक। सो अर्लियर फार्मर्स क्या करते थे, दे यूज टू स्प्रेड सीड। तो स्प्रेडिंग सीड होता है, उसे ऑल्सो कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। Sowing seed by hand is also known as broadcasting. This is very important term. Broadcasting means हाथ से सीड को थ्रो करना। So what do you mean by sowing? The process of planting seed in the soil. Fine, that is called sowing. The seed are sowed in a loosened soil. जो हमने किससे की, पहले प्रोसेस से, ठीक। और कैसे हुई सॉइल लूजन? विद द हेल्प ऑफ कल्टिवेटर्स और प्लॉ। दो तरह से वी कैन सो सीड, ईदर बाय हैंड जिसे हम कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग, और बाय यूजिंग सीड ड्रिल्स, ठीक। मगर जब हैंड से यूज करते हैं तो बच्चों आप सोचो, जब फार्मर्स अपने हाथ से फेंकते थे सीड तो क्या होता था, कहीं कहीं पर क्लस्टर ऑफ सीड गिर जाते थे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ह्यूमन एरर, हो जाती है ना, ठीक। तो जब कहीं कहीं पे क्लस्टर ऑफ सीड गिर जाते थे बच्चों तो क्या होता था, उन सीड में से कुछ ग्रो होते थे, कुछ नहीं ग्रो होते थे। सेकेंड ड्रॉबैक क्या था, सेकेंड ड्रॉबैक ये था, जब वो स्प्रेड करते थे बच्चों तो कुछ सीड जो होते
तो अंदर चले जाते थे, कुछ सीड्स ऊपर ही रह जाते थे। तो क्या होता था, जो पेस्ट होते थे, सपोज जैसे पिजन हो गए, क्रो हो गए, बहुत सारे बर्ड्स हो गए, ठीक, वो उन सीड्स को खा लेते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें ऊपर से दिख जाते थे वो सीड, तो उन सीड्स को वो खा लेते थे। सो देयर वर मेनी ड्रॉबैक्स ऑफ सोइंग सीड बाय हैंड। लेकिन पहले ऐसा किया जाता था बच्चों, और फिर खेतों को बचाते भी थे लोग, ठीक। लेकिन अब क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ हैंड नाउ सीड ड्रिल्स आर यूज्ड। सी दिस डायग्राम, दिस मैन इज सोइंग सीड विद द हेल्प ऑफ हैंड। तो मैंने 2 ड्रॉबैक्स बताया ना, फटाफट कॉपी में लिख लो। पहला, द even distribution is not there or cluster of seeds can happen. Second thing, the seed cannot go in a proper depth and they can be easily taken up or eaten up by the birds. ठीक है, so इसे ओवरकम करने के लिए आया सीड ड्रिल्स। सीड ड्रिल्स को क्या होता है, आयरन की रॉड्स होती हैं, उसमें छोटे छोटे से होल्स होते हैं। सी दिस डायग्राम। सो इससे क्या होता है, इवनली आपके सारे सीड्स गिरते हैं, मीन्स प्रॉपर स्पेस होती है सीड के बीच में और प्रॉपर डेप्थ में गिरते हैं, सो दैट जो पेस्ट होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, दे कैन नॉट ईट इट अप। फाइन। आप सीड जो है वो प्लांट बने, इसके लिए क्या होना चाहिए, 3 थिंग्स। 1, सीड जो है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे दूसरा सीड लगे। क्यों? क्योंकि जब एक प्लांट ग्रो करेगा तो उसकी रूट को प्रॉपरली जगह मिले, सो दैट इट कैन स्प्रेड। सो फर्स्ट इज करेक्ट डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड इन बिटवीन 2 सीड्स। करेक्ट डेप्थ इज रिक्वायर्ड। इफ डेप्थ इज नॉट करेक्ट बच्चों, तो क्या होगा, सीड कैन बी इजिली, उसे बर्ड्स खा लेंगे, ठीक। नेक्स्ट, सीड जो आपका हो वो अच्छी क्वालिटी का हो, मीन्स डिजीज फ्री। जैसे आई गिव यू 1 एग्जाम्पल, आप अपने घर में राइस देखो, कुछ राइस जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बासमती राइस कहते हैं, ठीक है, और देर आर सम अदर राइस जो कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो यू कैन इजिली जज कि सीड देखो कितने अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ अनहेल्दी सीड होते हैं, आप उन्हें घर में अगर लाइए, सपोज गेहूं लाइए, चावल लाइए, तो उसमें बहुत जल्दी घुन लग जाते हैं, ठीक है, या कीड़े लग गए चावल में, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे चावल होते हैं या कुछ ऐसे गेहूं होते हैं जिसमें कीड़े जल्दी नहीं लगते, ठीक। तो एक फार्मर को ये जानना बहुत जरूरी है कि जो सीड वो लगा रहा है वो अच्छी क्वालिटी के लगाए। क्यों? बिकॉज इफ यू सो सीड ऑफ अ गुड क्वालिटी यू गेट अ हेल्दी क्रॉप। Fine. So this is all about sowing seed. So let's revise once again. Planting seed is known as sowing. We can do by hand and by seed drill. Hand से करेंगे तो they can form cluster and they cannot go in a proper depth. To overcome this, what has come? Seed drill. Even distribution होता है. If you are selecting a seed, it should be of good quality. It should go at correct depth and it should be at a proper distance. Fine. And by hand it is also known as broadcasting. ठीक है, अब हमारा बीज हमने लगा दिया, अब क्या बारी आई, यस, अब जो सीड लगाया है उसके खाने पीने की बारी आई। नाउ उस सीड को हम थोड़ा थोड़ा खाना खिलाएंगे। कैसे खाना खिलाएंगे? बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। सो लेट्स सी द थर्ड स्टेप, दैट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। सो दिस इज द थर्ड स्टेप, एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर। सी बच्चों, मैंने यहाँ 2 टर्म लिखे हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर, एंड देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। क्या डिफरेंस है? देखो, मैन्योर जो होता है बच्चों, ये हम बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके डेड और डिकेड मटेरियल से, ठीक। जैसे मैन्योर इज मेड फ्रॉम डिकम्पोज ऑफ ह्यूमन वेस्ट, प्लांट, ह्यूमन वेस्ट मतलब जैसे हमारे घर के किचन का जो वेस्ट होता है जो कि डिग्रेडेबल होता है, उससे हम मैन्योर बनाते हैं, ठीक है। प्लांट हो गए, एनिमल का वेस्ट हो गया, जैसे गोबर इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, ठीक। तो ये जो मैन्योर होती है ये नेचुरल चीजों से बनती है, इसीलिए इसे कहते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट। फाइन। वेर एज फर्टिलाइजर जो होते हैं वो प्योरली इनऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक मीन्स केमिकल्स से बनते हैं, ठीक। अगर सॉइल को चाहिए नाइट्रोजन तो ऐसे फर्टिलाइजर्स वो फार्मर्स लेके आता है जो नाइट्रोजन रिच हो, ठीक। तो सॉइल को क्या मिलेगा? नाइट्रोजन मिल गया, ठीक। लेकिन अगर हम मैन्योर यूज करेंगे बच्चों, तो मैन्योर क्या देगा? अब प्लांट जो एनिमल और ह्यूमन का जो वेस्ट होगा, जब ये मिक्स होगा बच्चों, तो ये सॉइल को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देगा, ना कि सिर्फ नाइट्रोजन देगा, ठीक। तो लेट्स सी अ कंपैरेटिव स्टडी। So they are made up of inorganic whereas they are made up of organic. यहाँ पे आप मेंशन करेंगे ऑर्गेनिक होते हैं बच्चों। ये कैसे बनते हैं? They are formed or they are made by decomposition of plant and animal waste. Fine. They are made in factories
दे आर मेड इन फार्म्स, इन्हें फार्म्स में बनाया जाता है, ठीक है। ठीक, और छोटी सी थोड़ी सी क्वालिटी, थोड़ी सी क्वांटिटी यूज करके आप क्या कर सकते हैं, अपने लैंड को उपजाऊ बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। वेराज आपने देखे जब फर्टिलाइजर्स के पैकेट आते हैं या बोरियों की बोरियां आती हैं, ठीक है, सो लार्ज क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड और फार्मर्स को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है फर्टिलाइजर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉट ऑफ ह्यूमस दे प्रोवाइड। व्हाट इज ह्यूमस? ह्यूमस मीन्स होता है टॉप लेयर को जो न्यूट्रिएंट दे, दैट इज कॉल्ड ह्यूमस। सो ह्यूमस कंटेन, ह्यूमस होता क्या है? ह्यूमस इज अ मिक्सचर ऑफ रिमेन्स ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स विच एक्चुअली अ प्लांट रिक्वायर। लेकिन यहाँ क्या है, फर्टिलाइजर अगर लाएंगे आप तो आप क्या देख के लाएंगे कि ये फॉस्फोरस रिच है, कि ये पोटेशियम रिच है, कि ये नाइट्रोजन रिच है, ठीक। तो क्या होगा, वो सॉइल को पूरा ह्यूमस, सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं देगी, ठीक। सो दिस इज द कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। एंड बच्चों दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी टाइम्स दिस हैज बीन आस्क्ड इन टेस्ट, ठीक है। So I have given a differentiate between them so that you can understand well and write in the same way to prepare when you are preparing your notes, ठीक। अच्छा, दो ड्रॉबैक्स हैं बहुत बड़े। अगर मान लीजिए एक्सेस में पड़ गया, ठीक है, तो इट कैन कॉज सॉइल पोल्यूशन, ठीक। सॉइल पोल्यूशन कॉज करता है। क्यों कॉज करता है बच्चों? क्योंकि ये केमिकल से बना होता है, ठीक है। फिर अगर इन केस कभी कभी ऐसा होता है सॉइल के पीएच को इंक्रीज कर देता है। व्हाट इज पीएच? पीएच मीन्स मेकिंग द सॉइल एसिडिक। ऐसी में सीड जो होते हैं वो मर जाते हैं, वो सरवाइव नहीं कर पाते, ठीक। तो ऐसी सॉइल में फिर खेती नहीं होती कुछ दिनों के लिए, ठीक है। सो दीज आर द सर्टेन कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। सो लेट्स सी सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सो लेट्स सी सम मोर एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। सो इन कंटिन्यूएशन विद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, अभी हमने देखा ना फर्टिलाइजर के बारे में, तो फर्टिलाइजर में अगर अब ज्यादा हो जाए, क्योंकि केमिकल्स के बने होते हैं, तो सॉइल एसिडिक हो जाती है, ठीक है। सो द मोस्ट कॉमन फर्टिलाइजर्स विच आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय फार्मर्स, वो कौन कौन सी है? यूरिया है, लेकिन इन्हें फार्मर्स यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं बच्चों? क्योंकि ये तुरंत न्यूट्रिएंट प्लांट को देती है और प्लांट ग्रो होने लगता है, ठीक है। सो दे आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट्स and NPK. What is NPK? Write down the full form बच्चों। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, तीनों के नाम लिख लो, ठीक। सो ये है कुछ एग्जाम्पल्स that I have given you. Please write in your notebooks. At times this may be asked, ठीक है। तो देखो जब जरूरत है फॉस्फेट की तो सिर्फ फॉस्फेट फर्टिलाइजर दिए, ठीक। तो क्या हुआ, पेड़ों को एक ही न्यूट्रिएंट मिला। बट लेट्स कम टू मैन्योर। अभी मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए। दीज आर सम मोर एडवांटेजेस बच्चों। अगर आए कि गिव मी सम एडवांटेजेस, जो पहले मैंने आपको दिए वो तो ठीक है, उसमें प्लीज एड सम मोर एडवांटेजेस लाइक सी व्हाट आर दे। पहला, इट इनहैंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मीन्स वो पानी को होल्ड करने की ताकत जितनी अच्छी होती है उतने प्लांट ज्यादा ग्रो होते हैं। आपको पता है ना, इसीलिए डेजर्ट वगैरह में जहाँ सैंडी सॉइल होती है वहां प्लांट्स नहीं उगते। वाई? बिकॉज सैंड हैज वेरी पुअर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। तो क्या होता है, मैन्योर जो होती है, जो कि वो पोरस होती है। पोरस मीन्स उसमें छेद होते हैं, ठीक है, होल्स होते हैं। आप पकड़िए अगर गोबर की खाद को तो आप देखेंगे वो दानेदार होती है, ठीक है। तो क्या होती है, वो पोरस होती है, उसकी वाटर होल्डिंग करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। एक दिन पानी देंगे तो आपको लगेगा अगले दिन भी गीली है, मिट्टी सूखती नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, वो इंक्रीज करती है बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स जो कि सॉइल के फ्रेंड्स हो, मीन्स जो सॉइल को रिच बनाए, उसको ह्यूमस प्रोवाइड करे, ठीक। ऐसे फ्रेंड्स को वो बढ़ाती है। कौन? मैन्योर। नेक्स्ट इज इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। व्हाट इज टेक्सचर? टेक्सचर मीन्स आपकी सॉइल जो होगी ना वो कैसी होगी, उसका टेक्सचर स्मूथ होगा, फाइन, पोरस होगी, दानेदार होगी, बड़े बड़े उसमें लम्प्स नहीं होंगे, फाइन। सो मैन्योर, while adding manure, these are the various advantages.
पहला, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई, सॉइल पोरस हो गई, बहुत सारे फ्रेंडली माइक्रोब्स आ गए और सॉइल का जो टेक्सचर था दिखने में वो इम्प्रूव हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट गिविंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, जैसे आप अपने घर में अगर कोई प्लांट लगाते हो तो गोबर की खाद खरीद के लाते हो ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो ऑटोमेटिकली जो है वो सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो चलो हमने अपने खेतों में फर्टिलाइजर्स भी डाल दिए। अब हमारा काम क्या है? So the next one is irrigation. Irrigation means giving water to a plant at different interval of time. समय समय पर अपने खेत में पानी लगाना मस्ट है। क्यों? क्योंकि अच्छे प्लांट की ग्रोथ के लिए प्रॉपर इरिगेशन एक अच्छी क्रॉप के लिए बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल सोचो, आप अपने घर में अगर एक पौधा लगाओ, उसको एक दिन पानी दो, फिर 2 दिन बाद उसको छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, मुरझा जाएगा, उसकी मिट्टी जो है वो ड्राई हो जाएगी। ठीक है, सख्त हो जाएगी। तो इसीलिए इट इज मस्ट दैट प्रॉपर वाटरिंग और इरिगेशन इज मस्ट। ठीक, सो लेट्स सी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन। जरूरत क्या है इरिगेशन की? तो प्लांट्स जो होते हैं बच्चों, वो सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं। और सॉइल से न्यूट्रिएंट्स कैसे ऊपर चढ़ता है बच्चों? सो जितने न्यूट्रिएंट्स या जो मिनरल्स हैं जो फार्मर ने डाले हैं इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर, इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर, वो सब किस में डिसॉल्व हुए बच्चों? पानी में। फिर पानी से कहाँ गया वो? प्लांट ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया। नेक्स्ट कम टू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस सबको पता है ना? सी दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो इसके लिए क्या मस्ट है? वाटर, क्योंकि वाटर स्प्लिट होता है तभी ऑक्सीजन बाहर जाती है। सी दिस डायग्राम नाउ, सी ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज water provide moisture which is must for the initial phase of the plant life cycle। जैसे आपने सपोज सीड डाल दिया, मैन्योर डाल दिया, अब आपने देखा होगा सीड जो फर्स्ट एम्ब्रियो जो उसमें से निकलता है बच्चों, वो कैसा होता है? उसको पानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल। आप क्या कीजिए, कुछ अपने दालों को ना पानी में डाल दीजिए। ठीक है, आप देखेंगे 2 दिन बाद छोटा सा उसमें एक अंकुर निकल आया या उसमें स्प्राउट निकल आया है। दिस मीन्स दैट सॉइल भी जरूरत नहीं है बच्चों। द वाटर इज रिक्वायर्ड एट द इनिशियल फेज ऑफ द प्लांट लाइफ साइकिल। सो इसलिए प्रॉपर मॉइस्चर, वाटर भी नहीं कहेंगे, प्रॉपर मॉइस्चर इज मस्ट सो दैट जो सीड है it can complete or it can grow. Fine. So next is proper irrigation gives you a good crop. ठीक. Now we will see some of the olden methods of irrigation and the new methods of irrigation. ठीक. So after giving water, let's learn कि पहले लोग कैसे irrigation करते थे और now what are the modern methods of irrigation. और मॉडर्न मेथड की क्यों जरूरत पड़ी, क्या ड्रॉबैक्स थे पुराने मेथड में जिसे ओवरकम किया मॉडर्न मेथड्स ने। सो लेट्स सी द ट्रेडिशनल मेथड। द फर्स्ट मेथड वाज मोट या इसे पुली सिस्टम भी कहते हैं। सी दिस डायग्राम। सो इन दिस डायग्राम कैन यू सी द पुली सिस्टम। तो इसमें क्या करते थे लोग क्या करते थे? दे यूज टू पुल द वाटर फ्रॉम द वेल। ठीक है, और उस वाटर को दे यूज इट फॉर द इरिगेशन। बट ये कैसा था? ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था। इट वॉज टाइम कंज्यूमिंग था, प्लस इसके लिए बहुत सारा लेबर चाहिए था, मतलब बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारा लेबोरियस वर्क था। ठीक, लेकिन एक इसका ऑप्शन क्या था? इट वॉज हाईली कॉस्ट एफिशिएंट। इसमें पैसा खर्च करने जैसी चीज नहीं थी। ठीक है, हालांकि लेबर बहुत था, टाइम बहुत कंज्यूमिंग था, मगर पैसे का इस्तेमाल कम होता था। ठीक, सो दिस वाज अर्लियर यूज्ड एज इरिगेटिंग फील्ड। कम टू द चेन पंप। चेन पंप नाम से लग रहा है ना, चेन से पंप करना मीन्स इसमें क्या होता था बच्चों? 2 व्हील्स होते थे। कैन यू सी द डायग्राम? ओके, तो देखो एक चेन से 2 व्हील्स अटैच है और दोनों व्हील से क्या होते थे? उसमें क्या अटैच होती थी? बकेट्स। तो पहले जो 1 पार्ट ऑफ चेन है इट डिम्प्ड इनटू द वाटर से उसने लिया पानी एक बकेट में,
and the wheel turns. As the wheel turns, the bucket picks up the water. The chain later lifted them to the upper wheel where the water get deposited into the source and the empty wheel get carried back to it. In this way इस तरह का rotation continuously होता था, मगर it was also very time consuming and quite laborious too. So this was also the traditional method. Next come to dhekli. So dhekli is also like a drawing water from the well. It is also much similar source. Here we what happened? Here we tie a rope and a bucket to a pole. ठीक? और other end में क्या होता है? We tie a heavy stick or any other object as a counterbalance, and then we use this pole to draw up the water. Purpose क्या होता था? सिर्फ पानी निकालना. क्यों? क्योंकि पानी के main sources क्या थे? Well. One more system was there. It was known as rahat. What happened in that rahat? In rahat system of irrigation क्या होते थे? इसमें तो human beings were involved. इसको राहत इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें animals they were used. So जो well वाला काम था ना, we tie a large wheel, तो उससे क्या होता था? Animals को बांध देते थे and then we draw water from the well. So to chart, there are 4 systems. One is moat, chain, dhekli and rahat. So all 3 were managed by human being, but the rahat was done with the help of animals. So these were the now 4 systems. Now, लेकिन इन सब में क्या था? It was very time taking and very laborious. So to avoid this, the new modern systems are adopted. One is known as drip system and other is known as sprinkler. तो देखो पहले क्या होता था? सारा पानी एक जगह गिर जाता था, ठीक है? या कभी कभी कहीं ज्यादा कीचड़ हो जाता था, कहीं कम पानी. So even distribution of the water was not happened in the traditional methods, but in case of the modern method, even distribution of water takes place. So let's see the first system, that's drip system. बच्चों, it is widely spread and this is one of the modern method of irrigation. बच्चों इस तरह के pipes लगे होते हैं, fine. और इन पाइप्स में क्या होते हैं? छोटे छोटे से होल्स होते हैं, इस तरह के होल्स होते हैं, ठीक? कैन यू सी दिस डायग्राम? इन पाइप्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं एंड दीज पाइप्स आर ले इन द रोज ऑफ द क्रॉप. जहां आपने क्रॉप लगाई है उनके किनारे किनारे इन पाइप्स को डाला जाता है एंड देन जब पानी डालते हैं बच्चों, सो इन पाइप्स में जो होल्स होते हैं, from there the water seeps out from the hole, drop to drop. Since the water come out from drop to drop, it is known as drip system. So इससे क्या होता है? The best part of the system is it reduces the wastage of water. देखो आप देखो सारे ड्रॉप करके पेड़ों में पानी जा रहा है ना, तो हर पेड़ को right amount of water या proper water मिल रहा है, ठीक? So this is the first system. Next is as स्प्रिंकलर. स्प्रिंकलर क्या होता है बच्चों? इसने मिमिक किया, किसको मिमिक किया? रेन को. इसने बिल्कुल रेन, आपने रेन देखी है ना, जब बारिश होती तो ऐसा नहीं है कि आपके घर में ज्यादा बारिश हो गई और मेरे घर में कम हुई. इफ वी आर लिविंग टुगेदर इन वन सोसाइटी, तो अगर एक सोसाइटी में बारिश हो रही तो सबके घर में इक्वल बारिश होगी, ठीक है? तो ये सिस्टम वहीं से आया. इस सिस्टम ने ये कहा कि जिस तरह से रेन जो होती है वो सब जगह पानी देती है इक्वली, तो देयर शुड बी सम सिस्टम जो इक्वली पानी दे. Fine. So sprinklers are used and it distribute or irrigate the land efficiently. So this system provide a better coverage. पाइप्स में क्या होता है? बीच बीच में स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं बच्चों, तो इस तरह से जब घूमते हैं तो दे टेक अ लार्ज कवरेज ऑफ द farm and proper irrigation takes place. Fine. So in this way, earlier methods and 2 new methods are used for irrigation. Now let's see मेरे बच्चों को कितना समझ में आया है. Which method provide water directly to the roots without wastage? Options also I have given: moat, drip and sprinkle. अब आप मुझे बताएंगे, कहाँ बताएंगे? Write in the comment box and tell me the answer of this question. ठीक है? So अब सबसे जरूरी ये है कि आप अपने प्लांट्स को बचाएं. फाइन.
So what you do, you protect the plant from weed. क्यों? क्योंकि खेत में प्लांट्स के साथ साथ बच्चों कुछ अनवांटेड पौधे भी निकल आते हैं. That you must have seen in your garden also. अपने आप उग जाते हैं, हमने उसे उगाया भी नहीं होता है, स्पेशली रेनी सीजन के बाद. अनवांटेड प्लांट से जो ग्रो हो जाते हैं प्लांट के साथ. सो द अनवांटेड प्लांट्स और अनडिजायरेबल प्लांट दैट ग्रो विद द मेन क्रॉप. सपोज मैंने गेहूं की फसल लगाई है और साथ में अनवांटेड प्लांट ग्रो कर गए हैं, तो द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट इज नोन एज व्हाट? वीडीसाइड वी यूज. फाइन. So we need to remove those unwanted plant. और ये weeds करते क्या है बच्चों? ये कंपटीशन करते हैं किसके? आपके मेन क्रॉप के साथ. सपोज आपने गेहूं की खेती लगाई है, तो उसमें क्या होगा? गेहूं के साथ साथ ये अनवांटेड प्लांट भी उग जाएंगे और क्या करेंगे? जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा, जो भी स्पेस होगी, जो कि अपने आप को इन्हें ग्रो, स्पेशली जो घासें होती हैं, ठीक है, तो ये उग जाती हैं और ये आपकी मेन क्रॉप से सारा न्यूट्रिएंट जो होता है सॉइल का वो खुद ले लेती हैं. क्यों? बिकॉज दे कंपीट विद द मेन क्रॉप. ठीक, तो हम इसे क्या करते हैं? वी नीड टू अपरूट देम. हमें इसे निकालना होता है. तो पहले क्या होता था? लोग अपने हाथों से इन्हें निकालते थे, जैसे खुरपी यूज करते, ट्रॉवेल, हैरो. दीज आर द सर्टेन एग्जाम्पल्स, certain like ways or certain instrument which are used to uproot these weeds. ठीक, ऐसे टिलिंग भी करते हैं. टिलिंग मीन्स लाइक uprooting these unwanted plants. ठीक, लेकिन अब क्या करते हैं? अब we are using certain chemicals to kill weeds. ये उगते ही नहीं है फिर. ठीक है, so the best example is 2,4-D. इसे स्प्रे किया जाता है and the weeds will not grow. So by this the unwanted plants do not grow and we can get a good and healthy crop. Yes children, some pesticides and insecticides are also sprayed time to time so that आपकी क्रॉप में कोई पेस्ट ना आए और कोई इंसेक्ट उन पे हमला ना कर पाए. आपने देखा होगा ना, जगह जगह पे फार्मर्स वो स्केयर क्रो लगा देते हैं, जो इस तरह का हाथ बना के कुछ इस तरह का लगा देते हैं. वाई? सो दैट जो बर्ड्स हो वो भी वहां पे ना आ पाए. प्लस टाइम टू टाइम दे स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स. ओके बच्चों, सो लेट्स सी. अब नाउ माई क्रॉप इज रेडी फॉर हार्वेस्टिंग. सो नाउ माई क्रॉप इज रेडी टू हार्वेस्ट. मेरी क्रॉप तैयार हो गई और अब मैं जा रही हूँ अपनी क्रॉप को काटने. ठीक है, सो द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मेच्योरिटी इज नोन एज हार्वेस्टिंग. बच्चों ठीक, कैसे होता है? या तो मैनुअल करते हैं, फार्मर्स अपने साथियों के साथ जाते हैं और सिकल्स लेकर जाते हैं और हाथ से इस तरह काटते हैं. सी दिस डायग्राम. सो वन इज नोन एज मैनुअल. ठीक, अदर इज बाय ह्यूज मशीन्स जिन्हें हम कहते हैं हार्वेस्टर्स. ठीक है, सो लाइक दिस. सो देर आर 2 ways by which we can harvest a crop. So both are shown here. ठीक है, अब देखो, इसे हार्वेस्टिंग करने के बाद में जो क्रॉप आई है बेटा, वो तो अभी पेड़ों में ही है, सारे ग्रेन्स तो पेड़ों में लगे हैं. सो हम स्टोरेज करने से पहले 2 प्रोसेस बहुत जरूरी होते हैं. सो दे ऑल्सो कम अंडर हार्वेस्टिंग. एक बार आप पेड़ों से काट के लाए तो क्या हुए? इस तरह की आपकी क्रॉप हुई ना, इसमें बालियां लगी हुई है. देखो ये है, ये बालियां लगी हुई है ना बालियां. अब क्या करेंगे? इनको थ्रेशिंग करेंगे. So by 2 method, one is known as threshing, other is known as winnowing. ठीक, स्टोरेज करने से पहले ये 2 प्रोसेस करना बहुत जरूरी होता है. क्यों? क्योंकि जो प्लांट काटे हैं बच्चों आपने, वो कैसे हैं? वो कैसे? पेड़ों में तो अभी लगे हुए हैं ना बालियां, तो पेड़ों को बालियों से हटाएंगे तो क्या करेंगे? बड़े बड़े थ्रेशर्स यूज करते हैं या क्या यूज करते हैं? मैनुअली ऑल्सो. सी दिस डायग्राम. व्हाट द लेडीज आर डूइंग? लेडीज आर डूइंग सिंपली थ्रेशिंग. तो ऐसे पीटते हैं so that the grains can come out. Fine. Next method is known as winnowing. इसके अलावा इसमें थ्रेशिंग मशीन भी also use that. बच्चों देखो, थ्रेशर में डाला हमने पूरा चाफ और क्या हुआ? ग्रेन्स अलग हो गया और वो अलग हो गया. ठीक, नेक्स्ट मेथड इज विनोइंग. बच्चों नाम से लग रहा है विनोइंग मतलब विंड के साथ, तो इसमें ग्रेन्स जो होते हैं वो चाफ से अलग हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड. फाइन. तो जो लाइटर होते हैं
जो चाफ हल्का होता है, भूसा जिसे कहते हैं बच्चों, तो वो आगे गिर जाता है और ग्रेन्स भारी होते हैं तो स्ट्रेट गिर जाते हैं. सो वी कैन इजीली सेपरेट. और आपने देखा होगा खेतों में जगह जगह पर इस तरह से थ्रेशिंग करके गेहूं को इस तरह से टीले बना लिए जाते हैं. उसके बाद गेहूं को स्टोरेज करने के लिए बोरियों में भरा जाता है. ठीक है. सो आफ्टर हार्वेस्टिंग अब मेरा काम क्या हुआ, अब मेरे खेतों में गेहूं रखा है. अब नाउ माई वर्क इज टू स्टोर द ग्रेन. So now my grains are ready for storage. अब मुझे एक ऐसी जगह पे स्टोर करना है बच्चों which is free from rodents. rodents होते हैं जैसे स्क्वेल ना हो, चूहे ना आए वहां पे. चूहे अक्सर जहाँ ग्रेन्स होता है ना वहां पहुंच जाते हैं. फिर वो प्लेस ड्राई हो, क्योंकि ग्रेन्स अगर भीग जाएंगे तो वो खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे. सो वी नीड टू फाइंड देम द प्लेसेस वेयर वी कैन स्टोर आवर ग्रेन्स. ठीक. तो देखो ये सारी प्लेसेस है. कैन यू सी दीज डायग्राम्स? क्या क्या बोलते हैं इन्हें? दे आर नोन एज सिलोज एंड ग्रेनरीज. ग्रेनरीज आर दोज वेयर द ग्रेन्स आर स्टोर्ड. गोडाउन्स होते हैं. ठीक है बच्चों. और टाइम टू टाइम इन जगह की फ्यूमिगेशन होती है. क्यों? किससे करते हैं फ्यूमिगेशन बच्चों? इंसेक्टिसाइड से और पेस्टिसाइड से. इंसेक्टिसाइड से और पेस्टिसाइड से हम करते हैं सो दैट आपकी जो स्टोरेज एरिया है इट विल बी फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स. सो इन दिस वे वी कैन स्टोर आवर ग्रेन. और कहाँ स्टोर करते हैं? दीज नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, सिलोज एंड ग्रेनरीज. सो इन दिस वे वी हैव सीन ऑल द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. और हमारी फसल अब कट के हमारे स्टोर्स में, हमारे जो सिलोज थे और जो ग्रेनरीज थे वहां हमने उसे स्टोर कर. लेट्स सी, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों. सो इट इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री. अक्सर ये टर्म पूछा जाता है. सो आई थॉट आई शुड टेल यू. एनिमल हस्बेंड्री मीन्स होता है एनिमल्स को रखना, उनका प्रॉपर टेक केयर करना, उनका फूड, उनकी शेल्टर, उनकी प्रॉपर केयर. सो दैट, और क्यों? सो दैट दे गिव अस मिल्क, दे गिव अस एग एंड दे प्रोवाइड मीट. So this is known as animal husbandry, management and care of farm animals for various products. So this is called animal husbandry. And yes, a questionnaire is ready for you. Write all the answers in the comment box and tell me how much you understood from this chapter. Thank you, bachcho. These MCQs are based on the topic that we have discussed just now. I want your scores in my comment box. These are some important questions, bachcho. You can do these questions in your rough notebook so that you understood the topic well. So children, if you understood the topic well, don't forget to press a corner button where it is written subscribe. And I'm waiting for your comments too. Thank you, bachcho. Bye bye.